नमस्कार दोस्तों, हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय द बुक लर्निंग मेड इजी में आपका स्वागत है। पार्ट 2 और पार्ट 1 में हमने पोर्टुगीज़ के बारे में पढ़ा था कि वो लोग कैसे भारत में आए, उन लोगों ने कैसे भारत में अपनी राज्य की स्थापना की, पोर्टुगीज़ गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज़ के साथ साथ उनकी धार्मिक पॉलिसी और साथ ही साथ में उनका डिक्लाइन होना और उनका सिग्निफिकेंस, इन सब चीज़ों के बारे में हमने ठीक से ध्यान से पढ़ा। ठीक है, सो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का घटना था। तो आइए आज हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो आज हम पार्ट 3 शुरू करेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस का, और इसको प्रस्तुत करूंगा मैं सौम्यनिल बड़ुआ। तो देख लेते हैं आज का कंटेंट्स क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डच के बारे में। सो ये डच लोग कौन है, ठीक है, डच लोगों के बारे में पढ़ेंगे। फिर डच का सेटलमेंट्स कैसा था, वो लोग कहाँ कौन से जगह पर अपना फैक्ट्रीज बना रहे थे, कैसे भारत में अपना एक्सपांशनिस्ट स्ट्रेटेजी मतलब बिल्डअप कर रहे थे, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम जो इंग्लिश और डच के बीच जो राइवलरी था वो कैसे ग्रो हुआ और फिर ख़त्म कैसे हुआ, और डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया, हम भारत में डच कैसे ख़त्म हो गई, उनका प्रवाह कैसे ख़त्म हो गया भारत में, इन सभी चीज़ों का आज हम विस्तार से देखेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और भारत में उनकी प्रोग्रेस कैसे हुई, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि डच जो थे वो भारत में कैसे आए थे। तो पहले जो डच थे भारत में आए थे उनका नाम था कॉर्नेलिस दी होटमैन, और वो 1506 में भारत में आए थे। तो ये आपको याद कैसे रखेंगे कि कौन से ईयर में वो लोग भारत में आए थे। देखिए, वास्को डी गामा वो 1498 में भारत में आए थे। तो उसी तरह से कॉर्नेलियस दी होटमैन भी 1506 में भारत में पहली बार कदम रखे थे। और जो कंपनी उन लोगों ने फाउंड की, उस कंपनी का नाम था द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स, और ये 1602 में फाउंड किया गया ताकि ट्रेड कैरी कर सके, साइन ट्रीटी कर सके, और जो टेरिटरीज था वो टेरिटरीज को वो लोग कैप्चर कर सके, और जो फोर्ट्रेसेस थे वो लोग इरेक्ट कर सके। तो ये सभी उन डच का सामूहिक प्लान था जो भारत में आकर वो लोग सफल करने वाले थे। आपको समझ में आ गया ये बात, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डच सेटलमेंट्स कैसा था। तो जो पहला फैक्ट्री बना भारत में, सो वो पहला फैक्ट्री बना माचिलीपट्टनम में, जिसको पहले आजकल मासुलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट्री कब बना दोस्तों? 1605 सन में डच ने अपना पहला फैक्ट्री बनाया माचिलीपट्टनम में। फिर आपको ये बात पहले वीडियो से पता होगा ही कि नागापट्टनम जो था वो एक पोर्टुगीज़ एरिया था। तो डच ने पोर्टुगीज़ को हराकर नागापट्टनम अपने लपेट में कर लिया, और साथ ही इसको अपना मेन फैक्ट्री बना लिया साउथ इंडिया में। जो कि फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुए थे कोरोमंडल कोस्ट, यूपी, गुजरात, बंगाल और बिहार में। उन सभी में डच का हाथ था, और वो अपने आप को, अपने बिजनेस और अपने व्यवसाय को एक्सपांड करने में लगे हुए थे। 1609 सन में एक पुलिकट में भी एक अच्छा फैक्ट्री बना जो कि सिर्फ डच लोगों का ही था, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि और ऐसे इम्पोर्टेंट कुछ जगह जहाँ पर फैक्ट्रीज बनी, जैसे कि सूरत है, हो गया इधर, बिमलीपट्टनम, कराईकाल, चिंसुरा, बरानगर, कासिम बाजार और कोचिन। सो इन सभी जगहों पर अच्छी तरह से डच लोगों का सेटलमेंट्स हो गया इधर ही। आपको समझ में आ गया मेरी बात, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एंग्लो डच राइवलरी के बारे में, जो कि इंग्लिश और डच के बीच जो उन लोगों का मतभेद हुआ था, तो उसके कारण बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही। तो उस समय क्या हुआ था कि इंग्लिश बहुत राइज हो रहे थे, उन लोगों का व्यवसाय वाणिज्य, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो उन लोगों का ट्रेड था वो बहुत राइज हो रहा था। और ये डच लोगों को बहुत मतलब उन लोगों को लगा कि हाँ, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो जो दोनों के बीच में एक कोल्ड वार चल रहा था कि डच और इंग्लिश के बाद बीच जो कोल्ड वार चल रहा था, ये कल्मिनेट हुआ एम्बोयना बैटल में। ये एम्बोयना बैटल कब हुआ दोस्तों? 1623 में हुआ था। और इस एनिमिटी के क्लाइमैक्स में 10 इंग्लिशमैन और साथ साथ 9 जापानीज़ लोग भी मारे गए। आपको समझ में आ गया ये बात? तो इस बैटल के साथ क्या हुआ कि दोनों पार्टीज़ में एक कॉम्प्रोमाइज़ आ गया। कॉम्प्रोमाइज़ क्या था दोस्तों? ये था कि ब्रिटिश ने सोचा कि हाँ, मैं इंडोनेशिया से चला जाऊंगा, लेकिन तुम भी, डच को बोला कि तुम लोग भी भारत से चले जाओ, हम इंडोनेशिया से चले जाएंगे, तुम भारत से चले जाओ। तो ये पॉइंट रखा गया एम्बोयना बैटल के बाद डच और इंग्लिश के बीच। आपको समझ में आ गया ये बात, ठीक है। फिर डच का कैसे खात्मा होने लगा भारत में, ठीक है।
थर्ड एंग्लो डच वॉर जब हुआ था 1672 से 74 तक, 3 होमबाउंड इंग्लिश शिप्स भी थे, ठीक है, 3 होमबाउंड इंग्लिश शिप्स भी थे जो डच ने कैप्चर कर लिया था। और बैटल ऑफ हुगली 1759 नवंबर में हुआ था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि डच को हार का मुंह देखना पड़ा। और ये सभी एक बार याद रखिए, ये सब इंग्लिश के साथ ही बैटल हुआ था, ठीक है। और डच लोगों का ये एक उनका एक मतलब आप कह सकते हैं कि उनका एक फीचर्स था कि वो एम्पायर बिल्डिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं, और उन लोगों का मेन कंसर्न था वो था व्यवसाय या फिर वाणिज्य, ठीक है। और उन लोगों का मेन कमर्शियल इंटरेस्ट था जो इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स थे, जो कि जीरा या फिर पेपर, वो सब चीज़ों में उन लोगों का बहुत इंटरेस्ट था। और उनका मतलब टेरिटरी बिल्डिंग या फिर मतलब एरिया ऑक्यूपाई करना, वो सब उन लोगों के लिए मेन एम था नहीं, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये बात, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे अंग्रेज़ों के बारे में, ठीक है। सो 1599 में 1599 में अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स कॉल्ड मर्चेंट एडवेंचरर्स फॉर्म द कंपनी। तो इंग्लिश मर्चेंट्स का एक ग्रुप था, उन्होंने एक कंपनी फॉर्म किया जिसका नाम था क्या, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है। और इस कंपनी को दिसंबर 31 1600 सन में क्वीन एलिजाबेथ, जो कि उस वक्त इंग्लैंड की रानी थी, उन्होंने एक चार्टर दिया ताकि वो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग कर सके। और इनिशियली उनका मोनोपोली 15 साल का था, जो कि बढ़ा चढ़ाकर इंडेफिनिट एक्सटेंशन उनको दिया गया। समझ में आ गया आपको ये बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों की प्रोग्रेस कैसे हुई, ठीक है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने के लिए 1608 या 9 सन में आए थे, ठीक है। और वो वापस 1611 में वापस इंग्लैंड चले गए। फिर भी जो पोर्टुगीज़ का रेजिस्टेंस था, क्योंकि वो लोग अपना ओपोनेंट्स नहीं चाहते थे भारत के साथ ट्रेडिंग में, तो जो इंग्लिश का मिशन था कि फैक्ट्रीज बिल्डअप कर सके सूरत में, वो उनकी प्लान कभी सक्सेसफुल हुई नहीं। फिर भी 1611 में 1611 में इंग्लिश ने एक ट्रेडिंग फैक्ट्री शुरुआत कर दी मछलीपट्टनम में। फैक्ट्री नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग शुरुआत कर दी मछलीपट्टनम में, जो कि अभी साउथ ईस्ट इंडिया मतलब आंध्र प्रदेश में है। और उस समय इंग्लैंड और पोर्टुगीज़ के बीच एक घमासान शुरू हो गया था। तो इंग्लिश के लीडर उस वक्त थे सर थॉमस बेस्ट, और सर थॉमस बेस्ट के अंदर ही इंग्लिश पोर्टुगीज़ को हराने में सक्षम रहे। और इसी के साथ ही जहांगीर को उनके इस वैलरी थी, उनके इस ब्रेवरी से जहांगीर को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने इंग्लिश को एक फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दी। कहाँ पर, सूरत पर। और कौन से सन में, 1613। याद रहे दोस्तों, ये सन आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर 1615 में सर थॉमस रो, जो कि एक इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो जहांगीर के कोर्ट में आए और वहाँ पर 1619 सन तक वहीं पर रहे। फिर भी वो कभी भी मुग़ल राजा जो थे जहांगीर उस वक्त, उनके साथ कभी भी वो ट्रीटी साइन कर नहीं पाए, पर उनको ट्रेडिंग करने की परमिशन मिली। कहाँ कहाँ पर, आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच, इन तीनों एरिया पर उनको ट्रेडिंग करने की परमिशन मिल गई। आशा है आपको समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है। फिर क्या हुआ कि देखिए, जब भी कोई बाहर की देश आकर भारत में रहता है या फिर किसी भी अन्य देश में जाता है, तो उसको प्रोग्रेस होने में या उसको जो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बहुत समय लगता है। तो इंग्लिश का भी वैसा ही कुछ हाल था। तो प्रोग्रेस था इंग्लिश कंपनी का, वो स्मूथ नहीं था बिल्कुल भी। 1662 में 1662 में बॉम्बे जो था, ये चार्ल्स II को दिया गया पोर्टुगीज़ किंग के द्वारा डाउरी के हिसाब में, क्योंकि चार्ल्स II और प्रिंसेस कैथरीन का शादी होने वाला था। तो इसी कारण इंग्लैंड को बॉम्बे मिल गया, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा लाभ था इंग्लैंड के लिए। और उसी के तहत बॉम्बे को हेडक्वार्टर्स बनाया गया 1687 में, और सूरत से हेडक्वार्टर्स हटाया गया उस वक्त। समझ में आ रही है आपको यह बात, ठीक है। फिर इंग्लैंड का जो पोजीशन था, वो पोजीशन बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि उनको गोल्डन फरमान मिल गए थे गोलकोंडा के राजा से। सो गोलकोंडा एक बहामनी किंगडम का ही एक स्टेट या फिर टेरिटरी था। और 1632 या फिर 1632 में गोल्डन फरमान मिल गई अंग्रेज़ों को। राजा थे उस वक्त गोलकोंडा के, तो उनके द्वारा ही गोल्डन फरमान मिल गए ताकि वो ट्रेड शुरू कर सके।
फ्रांसिस डे ने 1639 में या फिर 1639 में उनको एक परमिशन मिला ताकि फोर्ट सेंट जॉर्ज एक स्थापना कर सके। कहाँ पर? मद्रास पर। आपको ये पूछा जा सकता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज है कहाँ पर, तो ये पिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। देखिए यही है फोर्ट सेंट जॉर्ज और ये कहाँ पर है? मद्रास पे है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।